welcome to my YouTube channel in English Literature class. Today we will discuss important facts of chapter number 6, Poets and Pancakes from your course book Flamingo of class 12. देखिए, आपने अगर इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है या आपने इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है, तो आज मैं इस चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही इजी वे में आपको समझाने वाली हूँ और मैं सिर्फ इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर और इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में ही बात करूंगी। वीडियो बहुत ही छोटा होगा और बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पोइट्स एंड पैनकेक्स के राइटर के बारे में। देखिए, पोइट्स एंड पैनकेक्स के जो राइटर हैं वो हैं अशोकामित्रन। ठीक है, अशोकामित्रन जो कि एक तमिल राइटर हुआ करते थे और इनका लाइफ स्टेटस है 1931 से लेकर और 2017 तक। ये एक तमिल राइटर हुआ करते थे। अब देखिए, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है माई इयर्स विद बॉस। इनके बॉस कौन हुआ करते थे? अशोकामित्रन के बॉस कौन हुआ करते थे? मिस्टर एस वासन इनके बॉस हुआ करते थे। तो यहाँ पर अशोकामित्रन जो कि एक तमिल राइटर थे और इन्होंने एक बुक लिखी माई इयर्स विद बॉस। अशोकामित्रन ने अपनी बुक में जेमिनी स्टूडियोज के बारे में लिखा है और जेमिनी स्टूडियोज के फाउंडर कौन थे? एस वासन। ठीक है, एस वासन ने जेमिनी स्टूडियोज को कहां पर एस्टेब्लिश किया था? इसको मद्रास में लोकेटेड किया गया था और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1940 में। ये आपको याद रखना है कि एस वासन ने जेमिनी स्टूडियोज को मद्रास में लोकेटेड किया था और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1940 में। अब देखिए, अशोकामित्रन ने ये जो बुक लिखी माई इयर्स विद बॉस, इन्होंने ये कैसे लिखी? ये जेमिनी स्टूडियोज में क्या काम किया करते थे? ये जेमिनी स्टूडियोज में न्यूज़पेपर की क्लिपिंग को कट करके फाइल में लगाया करते थे और ये जो वर्क था ना, बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट था, यानी इस काम की कोई वैल्यू नहीं थी। तो अशोकामित्रन जेमिनी स्टूडियोज में सिर्फ न्यूज़पेपर की कटिंग को काट के फाइल में सेव करके लगाया करते। अब हम आ जाते हैं जेमिनी स्टूडियोज पर। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि जेमिनी स्टूडियोज जो कि मद्रास में लोकेटेड हुआ करता था और 1940 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था एस वासन ने। अब देखिए, जेमिनी स्टूडियोज में जो कि पोइट्स हुआ करते थे, स्टोरी राइटर हुआ करते थे और प्रोज राइटर्स हुआ करते थे। तो जो आपके इस चैप्टर का नाम है ना, पोइट्स एंड पैनकेक्स। ठीक है, तो ये जेमिनी स्टूडियोज के ही पोइट्स हैं, ये सभी जेमिनी स्टूडियोज के ही पोइट्स हैं। और पैनकेक क्या हुआ करता था? ये पैनकेक एक ब्रांड नेम हुआ करता था मेकअप मटेरियल का। पैनकेक नाम का एक मेकअप मटेरियल जो कि जेमिनी स्टूडियोज में यूज किया जाता था और सबसे फेमस एक्ट्रेस ने इस पैनकेक नाम के मटेरियल को यूज किया था। 1940 के टाइम की जो भी फेमस एक्ट्रेस थी उन्होंने इसको यूज किया था, लेकिन 1980 तक आते आते 1990 तक आते आते शायद ही एक्ट्रेस ने इसके बारे में कुछ सुना होगा। अब देखिए, जेमिनी स्टूडियोज का जो मेकअप रूम था वो बिल्कुल बार्बर की शॉप की तरह लगता था। बड़े बड़े मिरर्स वहां पर लगे हुए थे और उन मिरर्स पर लाइट्स लगी हुई थी, बहुत ही तेज हीट प्रोड्यूस करने वाली लाइट्स वहां पर लगी हुई थी। अब जेमिनी स्टूडियोज का जो मेकअप डिपार्टमेंट था वहां पर क्या सीन था? जेमिनी स्टूडियोज के मेकअप डिपार्टमेंट में एक स्ट्रिक्ट हायरार्की मेंटेन की गई थी। मींस लोगों की पोजीशन को एक स्ट्रिक्ट प्रॉपर ऑर्डर में सेट किया गया था। सबसे पहले एक चीफ होता था जो मेन हीरो हीरोइन का मेकअप किया करता था, फिर उससे नीचे एक सीनियर असिस्टेंट होता था जो नीचे वाले लोगों का मेकअप किया करता था, फिर उसके बाद एक जूनियर असिस्टेंट होता था जो उससे नीचे वाले लोगों का मेकअप करता था, उससे नीचे एक ऑफिस बॉय हुआ करता था जो कि क्राउड का मेकअप किया करता था। जब फिल्मों में क्राउड का सीन होता था तो इस क्राउड का जो मेकअप था वो एक ऑफिस बॉय किया करता था। ये ऑफिस बॉय जब क्राउड का मेकअप किया करता था तो एक बड़े से बर्तन में मेकअप मटेरियल को घोल लेता था और उसमें ब्रश डाल के सबके फेस पर पेंट कर दिया करता था। तो ये था ऑफिस बॉय। जेमिनी स्टूडियोज के मेकअप डिपार्टमेंट को सबसे पहले एक बंगाली चलाया करता था। जब बंगाली ने छोड़ा उसके बाद एक महाराष्ट्रियन ने इसको
ज्वाइन कर लिया। अब इस महाराष्ट्रियन के साथ कन्नड़ भी थे, आंध्रा भी थे, क्रिश्चियन भी थे, बर्मीज भी थे और तमिल्स लोग भी हुआ करते थे। जैमनी स्टूडियोज में नेशनल इंटीग्रेशन भी देखा जा सकता था कि मीन्स जैसे अलग अलग कल्चर के लोग और अलग अलग ट्रेडिशन के लोग जैमनी स्टूडियोज में वर्क किया करते थे। तो यहाँ पर एक नेशनल इंटीग्रेशन का भी एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है। ये सभी लोग अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते थे, तो यहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल सबसे पहले देखने के लिए मिलता है ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन पर आने वाले ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम से पहले जैमनी स्टूडियोज के मेकअप डिपार्टमेंट में नेशनल इंटीग्रेशन देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है जैमनी स्टूडियोज के बारे में। ये कहाँ था? मद्रास में था। 1940 में एस्टेब्लिश किया गया था। इस जैमनी स्टूडियोज में पोइट्स थे, स्टोरी राइटर थे, प्रोज राइटर्स हुआ करते थे और पैनकेक नाम का मेकअप मटेरियल वहां पर यूज किया जाता था। जैमनी स्टूडियोज में मेकअप रूम कैसा था? वहां का जो मेकअप रूम था वो बिल्कुल बार्बर की शॉप की तरह था। वहां पर बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई थी, मिरर्स लगे हुए थे। उन लाइट्स में से इतनी हीट प्रोड्यूस होती थी कि जो वहां पर मेकअप कराने के लिए बैठता था उसको एक ट्रबल का सामना करना पड़ता था। अब ये जो एक मेकअप डिपार्टमेंट था, जैमनी स्टूडियोज का जो मेकअप डिपार्टमेंट था, उसमें एक स्ट्रिक्ट हायरार्की मेंटेन की गई थी। सभी लोगों की पोजीशन को सेट किया गया था और इसके मेकअप डिपार्टमेंट में बहुत सारे कल्चर के लोग वर्क किया करते थे। तो यहाँ पर एक नेशनल इंटीग्रेशन का भी एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है। जैमनी स्टूडियोज के जो मेकअप डिपार्टमेंट में ये ऑफिस बॉय था, ये कोठामंगलम सुब्बू से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था और अपनी सभी परेशानियों की वजह वो कोठामंगलम सुब्बू को ही समझता था। तो अब स्टोरी शिफ्ट होती है कोठामंगलम सुब्बू पर और इसके कैरेक्टर के बारे में आप अच्छे से जान लें, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं। जो कि नंबर 2 पोजीशन के आदमी हुआ करते थे जैमनी स्टूडियोज में। अगर एस एस वासन के बाद कोई भी मेन आदमी थे तो वो थे कोठामंगलम सुब्बू। क्यों थे? क्योंकि ये इतने अमेजिंग एक्टर थे कि जब भी इनसे प्रोड्यूसर कोई भी सीन क्रिएट करने के लिए कहता था तो ये बहुत सारे अल्टरनेटिव्स, बहुत सारे तरीके लेके सामने आ जाते थे। तो हमेशा ये साइड रोल करने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। ये लीड रोल नहीं करते थे कभी भी, ये मेन प्लेयर का रोल नहीं करते थे, मेन हीरो का रोल नहीं करते थे, हमेशा साइड रोल ही किया करते थे और इतने अच्छे से परफॉर्म करते थे जितना कि मेन प्लेयर या मेन हीरो भी परफॉर्म नहीं कर पाता था। तो ये थी एक इनकी क्वालिटी। और इनकी पोएट्री इतनी हायर फॉर्म की थी, इतनी हायर फॉर्म की थी कि इन्होंने बहुत ही अच्छा लिटरेरी वर्क वहां पर किया और एक नॉवल भी लिखा, देवदासी प्रथा के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। और इनका जो लिटरेरी अचीवमेंट था वो कहीं खो गया था, वो कहीं छिप गया था, ओवरशेडो हो गया था, क्योंकि ये फिल्मों में इतने ज्यादा सक्सेस थे और इतने चैरिटेबल पर्सन थे कि इनके जितने भी मिलने वाले थे, इनके जो रिलेटिव्स थे, वो सभी इनके घर ही आके खाना खाया करते थे और ये कभी भी किसी को बुरा नहीं बोलते थे, हमेशा हर केस में अच्छा ही बोलते थे। तो बहुत ही चैरिटेबल पर्सन थे। तो ये था कोठामंगलम सुब्बू का कैरेक्टर, उनके कैरेक्टर की क्वालिटीज। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब स्टोरी शिफ्ट होती है जैमनी स्टूडियोज के स्टोरी डिपार्टमेंट में। अब इस स्टोरी डिपार्टमेंट में कौन कौन हुआ करता था? यहाँ पर फेमस पोइट्स हुआ करते थे, स्टोरी राइटर्स हुआ करते थे, प्रोज राइटर्स हुआ करते थे। तो जो उस टाइम के जो भी फेमस पोइट्स थे, स्टोरी राइटर्स थे, प्रोज राइटर्स थे, वो सभी जैमनी स्टूडियोज के स्टोरी डिपार्टमेंट थे। और एक लॉयर भी था जो कि वहां का एक लीगल एडवाइजर था। तो ये था जैमनी स्टूडियोज का एक स्टोरी डिपार्टमेंट। और स्टोरी डिपार्टमेंट के जितने भी लोग थे ना, ये गांधी जी के फॉलोवर थे। ये सभी गांधी जी को मानते थे, गांधी जी की पूजा करते थे और खादी कुर्ता और खादी धोती ही पहनते थे। देखिए नेक्स्ट पैसेज में स्टोरी शिफ्ट होती है फ्रेंच बुचमैन की मोरल रीआर्मामेंट आर्मी पर। फ्रेंच बुचमैन जो कि 1952 में
मोरल रीएर्मामेंट आर्मी के 200 लोगों के साथ जेमिनी स्टूडियोज में आते हैं और जेमिनी स्टूडियो से अच्छा वार्मर होस्ट इनको कहीं भी नहीं मिला। इतने अच्छे से इनका वेलकम किया गया जेमिनी स्टूडियोज में। तो इनकी जो ये मोरल रीएर्मामेंट आर्मी थी, इन्होंने 2 प्लेस बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में प्ले किए। एक का नाम था जॉथम वैली और एक का नाम था फॉरगॉटन फैक्टर। और इतने अच्छे शो थे, इनका जो सनराइज और सनसेट का जो सीन था वो बाद में भी तमिल लोगों ने अपनी फिल्मों में और अपने प्लेस में यूज किया। आप देखिए जेमिनी स्टूडियोज में एक पोइट आते हैं जो कि इंग्लैंड से आते हैं, जिनका नाम है स्टीफन स्पेंडर, और ये द एनकाउंटर के एडिटर भी रह चुके थे। अब देखिए स्टीफन स्पेंडर जो कि अपने इंग्लिश एक्सेंट में जेमिनी स्टूडियोज में भाषण देते हैं, अपनी एक स्पीच पढ़ते हैं, लेकिन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता। अब सभी लोग कंफ्यूज थे कि एक पॉइंट इंग्लैंड से हमारे यहाँ पर क्यों आया है, तो इसका कारण किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर का जेमिनी स्टूडियोज में आना एक मिस्ट्री बन गया था। लेकिन चैप्टर के लास्ट में आते आते सभी को पता चल जाता है कि ये जो पॉइंट थे स्टीफन स्पेंडर, ये जेमिनी स्टूडियोज क्यों आए थे। चैप्टर के लास्ट तक आते आते पता चलता है कि जो जेमिनी स्टूडियोज के जो फाउंडर थे, जो बॉस थे एसएस वासन, उनको स्टीफन स्पेंडर की पोइट्री से कोई लेना देना नहीं था, बस वो कम्युनिज्म के खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने स्टीफन स्पेंडर को जेमिनी स्टूडियोज में बुलाया था। अब ये जो स्टीफन स्पेंडर थे द एनकाउंटर के एडिटर भी रह चुके थे। अब देखिए लास्ट में अशोका मित्रन ने लिखा है कि जब उन्होंने जेमिनी स्टूडियोज को छोड़ दिया था तो उनके पास काफी टाइम था, तो उन्होंने एक बुक खरीदी जो कि 50 पैसे में खरीदी, द गॉड दैट फेल। इसमें कम्युनिज्म के बारे में लिखा हुआ था और 6 एमिनेंट राइटर्स ने कम्युनिज्म के बारे में इस बुक में लिखा था और कम्युनिज्म की जो जर्नी थी वो डिटेल में इस बुक में दी गई थी। अब देखिए इसमें ये जो कम्युनिज्म दिया गया है, ये एक ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी, कुछ लोगों ने अपने देशों में इस व्यवस्था को अप्लाई भी किया था। कम्युनिज्म एक ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी जो कि स्टेटलेस, क्लासलेस हुआ करती थी और जिसमें लोग अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई भी पोजीशन पा सकते थे। तो कुछ लोग कम्युनिज्म के खिलाफ थे और कुछ लोग इसके फेवर में थे। लेकिन अगर बात करें हम स्टोरी डिपार्टमेंट के सभी पॉइंट्स की, जितने भी राइटर्स थे, जितने भी प्रोज राइटर्स थे, ये सभी कम्युनिज्म के बिल्कुल खिलाफ थे और गांधी जी के फॉलोवर थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर के बारे में। एग्जाम में जाने से पहले आप इस शॉर्ट इंफॉर्मेशन को जरूर देखें और ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। टेक केयर एंड गुड बाय।